दिल्ली में रहने वाली डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा ने बचपन से अपने घर वालों को सोशल वर्क करते देखा। हर खुशी के मौके पर वह अपने दादाजी के साथ ब्लाइंड स्कूल जाती थी, लेकिन बड़े होकर वह खुद सोशल वर्कर बनेंगी इसका ना कोई इरादा था और ना ही कोई प्लान। लेकिन जब उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चला तो उन्होंने विसेज एंड ब्लेसिंग्स के नाम से अपनी एनजीओ खोली। इसका मतलब है शुभकामनाएं और दुआएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। एक बार फिर जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे गीतांजलि ने बदली लोगों की ज़िंदगी की कहानी को। दोस्तों, जब गीतांजलि वहाँ केक काट रही थी तभी एक बच्चे ने इनसे अपना बर्थडे पूछा, मेरा बर्थडे कब आता है। इसका जवाब गीतांजलि भूल जाती अगर इनकी फैमिली हर साल वहाँ नहीं जाती, लेकिन उस बच्चे की बात इनके दिलो दिमाग में बैठ गई। इनके घर की एक परंपरा है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है, चाहे वह त्यौहार या सालगिरह हो, तब गीतांजलि परिवार के साथ ब्लाइंड स्कूल जाकर वहाँ के बच्चों के साथ केक काटती। अपने 8वें जन्मदिन पर भी ये दादाजी के साथ ब्लाइंड स्कूल गई। इनके लिए बर्थडे का मतलब था खुशी का मौका, नए कपड़े, ढेर सारे तोहफे और सबका प्यार दुलार। ये बातें इनको बहुत नॉर्मल लगती थीं, लेकिन उस घटना ने इन्हें इतना दुखी और उदास किया कि ये उससे उबर नहीं पाई। बच्चे की याद बार बार आती थी। गीतांजलि भले ही बच्ची थीं, लेकिन उस सोच में डूब गई थी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि बर्थडे क्या होता है। उनके लिए यह दिन खास नहीं है। हालांकि बचपन की बातें कुछ समय के बाद पीछे ही छूट गईं और ये आगे बढ़ गईं। गीतांजलि ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। 3 साल तक मीडिया में नौकरी भी की। इसके बाद ये वापस पढ़ाई की तरफ मुड़ गईं और इनका रुझान विकास से जुड़ी पत्रकारिता की तरफ बढ़ता गया। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पॉलिसी को समझना चाहती थीं। इसके बाद इन्होंने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई की। इंटरनेशनल स्टडीज़ में पीएचडी भी की। इसके अलावा नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ और इटली के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ से स्पेशल कोर्स किया। कुछ समय के लिए अध्यापन भी किया। दोस्तों, गीतांजलि ने दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में नौकरी शुरू की। ये विदेशों में जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और राउंड टेबल टॉक में हिस्सा लेती। इनके पास पैसा, अच्छा करियर, ग्लैमर्स, नाम सब कुछ था, लेकिन फिर भी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी खलती जिसे ये समझ नहीं पा रही थीं। 2012 में गीतांजलि के दादाजी का देहांत हुआ। उसके बाद इनकी ब्लाइंड स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 2014 में ये अपने दादाजी के जन्मदिन पर फिर उसी ब्लाइंड स्कूल में गईं और परिवार की परंपरा को वापस शुरू किया। गीतांजलि के दादाजी वहाँ बच्चों से हमेशा पूछते थे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आपको चाहिए। गीतांजलि ने भी बच्चों से वही सवाल पूछा तो बच्चों ने कहा कि दीदी, हम होली खेलना चाहते हैं, हमें होली खेलने में मदद करो। गीतांजलि को होली का त्यौहार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बच्चों की बात सुनकर ये सन्न रह गईं और वहाँ से वापस लौट आईं। लेकिन दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। ये सोच रही थी कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो इस रंगों के त्यौहार को कैसे कैसे एंजॉय करेंगे। दूसरे ही पल ख्याल आया कि यहाँ इन बच्चों से कितने लोग मिलने आते होंगे, लेकिन इन्होंने मुझसे ही होली खेलने के लिए क्यों कहा। ये अगले दिन अपने ऑफिस सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पहुंची। इन्होंने अपने कलीग्स को एक मेल भेजी और उन्हें बताया कि मैं कल ब्लाइंड स्कूल गई थी, वहाँ के बच्चे होली खेलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मीटिंग के लिए निकल गईं। जब वापस आईं तो इनके टेबल पर बहुत सारे लिफाफे रखे हुए थे। किसी में 50 रुपये, किसी में 100 रुपये और किसी में 21 रुपये खुशी से दिए लोगों ने। वहाँ एक कागज़ पर मैसेज भी लिखा था, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीतांजलि ने इन पैसों के साथ अपने पैसे मिलाए और गुलाल, फ्रूटी और गुजिया खरीदकर ब्लाइंड बच्चों के साथ होली खेलने चली गईं। वहाँ बच्चे होली खेलकर इतने खुश थे कि उस दिन इन्हें एहसास हुआ कि आप भले ही कितना पैसा कमाएं, सारी दुनिया घूम लें, लेकिन असली खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। होली खेलने के बाद जब ये घर आई तब भी उन बच्चों का ख्याल गीतांजलि के दिल से नहीं निकला। ये बार बार वहाँ खींची गई तस्वीरों को देख रही थी। ऐसा ही कुछ था, गीतांजलि को उनकी तरफ खींच रहा था। ये 1 हफ्ते के बाद दोबारा उन बच्चों से मिलने चली गई। उस समय इन्हें एहसास हुआ कि मैं समाज सेवा के लिए ही बनी हूँ। 25 अप्रैल 2014 को इन्होंने खुद की अपनी एनजीओ विसेज एंड ब्लेसिंग्स की शुरुआत की। जब एनजीओ शुरू करने का समय आया उस समय इनको इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी, ना कभी कोई सोशल वर्क किया और ना ही इससे जुड़ी कोई पढ़ाई।
ये चाहती थी कि मैं लोगों की ऐसी ख्वाहिशें पूरी करूं जो अधूरी हैं। ये किसी तरह उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। हालांकि इनकी फैमिली ने इनके इस काम पर बहुत ऐतराज़ जताया। गीतांजलि उस वक्त अपना करियर छोड़ रही थी जब ये अपने करियर की बुलंदियों पर थी, अच्छा कमा रही थी। गीतांजलि के परिवार का कहना था कि इतना पढ़ने लिखने में और कामयाब होने के बाद समाज सेवा को ही क्यों चुन रही हो। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही इन्हें समझ आ गया कि गीतांजलि को इसी काम को करने से खुशी मिल रही है। दोस्तों, गीतांजलि एनजीओ के हर काम और हर सदस्य से पर्सनली जुड़ती हैं। उन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में स्ट्रीट टू स्कूल खोला। सड़क पर रहने वाले बच्चे जल्दी से सरकारी स्कूल नहीं जा पाते हैं, भले ही वहाँ मुफ्त पढ़ाई होती हो। तब इनके साथ एक लड़की भी काम कर रही थी। ये दोनों ऐसे बच्चों को कभी चिप्स तो कभी चॉकलेट देकर अपने स्कूल लाते। इस तरह इनके सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 80 तक पहुंच गई। यह सभी बच्चे वो थे जिनका बचपन ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए और छोटी छोटी चीज़ें बेचते हुए गुजर रहा था। गीतांजलि ने उन्हें क्लासरूम का मतलब बताया, बाथरूम कैसे यूज करते हैं, पेन कैसे पकड़ते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, ऐसी कई छोटी छोटी बातें सिखाई। कुछ बच्चे क्लास टॉपर भी बने। तो गीतांजलि ने अपना स्लोगन बनाया, रैक पिकर्स टू रैंक होल्डर्स, यानी कूड़ा चुनने से अव्वल बनने तक का सफ़र। आज इनके पढ़ाई बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक लड़की बीएड करने के बाद टीचर बन चुकी है। वहीं एक बच्ची जो सिग्नल पर चिप्स बेचती थी, उसका फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन हुआ। आज वही बच्ची नेशनल फुटबॉल प्लेयर है। बच्चों को सही मौके मिलें तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। 2015 की बात है। एक दिन ये अचानक सेंटर पहुंची तो 80 बच्चों में से केवल बस 20 बच्चे ही पढ़ रहे थे, बाकी सब बाहर भीख मांग रहे थे। उस दिन इनको बहुत गुस्सा आया और गीतांजलि ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। बात करते हुए इनके हाथ कमर पर थे। ये उन्हें डांट रही थी और बच्चे हंस रहे थे। ऐसे में इनका गुस्सा और बढ़ गया। उसी वक्त एक बच्चे ने पीछे की तरफ इशारा किया। गीतांजलि के पीछे 5-6 साल की उम्र की आसना नाम की लड़की खड़ी थी, जो गीतांजलि के एक्शन को कॉपी कर रही थी। गीतांजलि ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसने कहा कि दीदी, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। आप जैसा करेंगी मैं वैसा ही करूँगी, तो मैं आप जैसी बन जाऊँगी। उसकी बात ने गीतांजलि का दिल छू लिया और इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिन इनके लिए प्रोत्साहन से भरा था। सोच रही थी कि मैं किसी की रोल मॉडल भी हो सकती हूँ। ओल्ड एज होम के हर सदस्य से इनका एक अलग जुड़ाव है। एक बुजुर्ग महिला गीतांजलि को मम्मी कहकर पुकारती है। शुरू में उनका मम्मी कहना गीतांजलि को बहुत अजीब लगा। गीतांजलि उम्र में उनसे बहुत छोटी हैं। गीतांजलि ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि वो मुझे ऐसा क्यों पुकारती हैं। उनके जवाब ने गीतांजलि को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जो प्यार और सुकून मुझे अपनी माँ के घर मिलता था, वही सुकून मुझे इस आश्रम में आकर मिलता है। चूँकि यह आश्रम आपका है, इसलिए आप मेरी माँ ही तो हैं। गीतांजलि की एनजीओ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में काम कर रही है। कहने को तो यह एनजीओ है, लेकिन इससे जुड़ा हर शख्स इनका परिवार है। इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर कुछ महीने का है, जिसकी गीतांजलि ने ही डिलीवरी कराई, और सबसे उम्रदराज महिला 93 साल की है, जो इनकी ओल्ड एज होम में रहती है। एक 28 साल के व्यक्ति की किडनी फेल हो गई थी, तो गीतांजलि ने उनकी किडनी ट्रांसप्लांट में मदद की। एनजीओ वो सब काम करती है जिससे लोगों के मुस्कुराते चेहरे देखने को मिलें। पहले इनको लगता था कि स्वयंसेवी संस्था शुरू करने पर डोनेशन और फंडिंग में दिक्कत आती है, लेकिन उन्होंने देखा कि एनजीओ को पैसा मिलने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत विश्वास नहीं करने की है। जब इन्होंने यह काम शुरू किया तो ये एक सवाल का जवाब देते देते थक जाती, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं। लोगों के बीच इस विश्वास की कमी है कि कोई किसी की निस्वार्थ मदद या सेवा क्यों करेगा। दोस्तों, 2018 में जब गीतांजलि ने महिलाओं के लिए ओल्ड एज होम खोला तो ये खुद फील्ड में जाकर ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं को तलाश थी। एक बार इस सवाल से भी सामना हुआ कि आप सिर्फ महिलाओं को ही क्यों ढूंढ रही हैं, आपको उनसे क्या काम करवाना है। दोस्तों, एनजीओ के लिए सही टीम मेंबर चुनना बहुत मुश्किल है। जब से कॉरपोरेट कल्चर शुरू हुआ तब से युवा ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत रखते हैं। वह डिजिटल मार्केटिंग और कई हाईटेक कोर्स करके अच्छा कमा भी रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ने युवाओं को फील्ड वर्क और सोशल वर्क से दूर किया है। इस फील्ड में भले ही पैसा नहीं है, लेकिन संतुष्टि है। सोशल वर्क के लिए जब जज्बा बहुत ज़रूरी है, शायद इसलिए गीतांजलि ने पैसों के मुकाबले सुकून को चुना। दोस्तों, गीतांजलि को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।